हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जो है स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। और आज के क्लास में जो है हम 100 मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन को जो है डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं क्विजेज के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की? ऑप्शन है गणेश आगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे। अब है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन कौन सा था? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन कौन सा था? तो ये हो जाएगा बेलगाम 1924। ये हो जाएगा बेलगाम 1924। ठीक है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में जो कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो था बेलगाम अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। अब है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएगी सरोजनी नायडू। ये हो जाएगी सरोजनी नायडू। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजनी नायडू थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजनी नायडू थी। अब है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है किस स्थान पर हुआ था? तो ये हो जाएगा बांकीपुर पटना। ये हो जाएगा बांकीपुर पटना। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है बांकीपुर पटना में हुआ था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है बांकीपुर पटना में हुआ था। अब है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नारोजी। इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नारोजी। यानी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखा गया था। यानी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखा गया था। अब है, किसने कहा था कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। यानी कि सर सैयद अहमद खान ने ऐसा कहा था कि कांग्रेस का आंदोलन है, कांग्रेस का जो आंदोलन है न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अब है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए जो है इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपनी विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? तो यह लिखा लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने ऐसा लिखा था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है
और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए जो है इसका सहायक बन सकूं। अब है निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया जाने लगा? निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि से जो है सम्मानित किया जाने लगा? तो ये हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ये हो जाएगा लॉर्ड लिटन। यानी लॉर्ड लिटन के काल से ही जो है, लॉर्ड लिटन के काल में जो है भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि से जो है सम्मानित किया जाने लगा। ये वही लॉर्ड लिटन है जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, तो अब ये भी याद रखना है कि लॉर्ड लिटन के ही शासनकाल के दौरान भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि से जो है सम्मानित किया जाने लगा था। ठीक है, अब है अधिकतर नरमपंथी नेता जो हैं वो किस क्षेत्र से थे? अधिकतर नरमपंथी नेता जो हैं वह किस क्षेत्र से थे? तो ये हो जाएगा शहरी क्षेत्र से। यह हो जाएगा शहरी क्षेत्र से। यानी कि अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वह शहरी क्षेत्र से थे। यानी कि अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वह शहरी क्षेत्र से थे। अब है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? अंग्रेजी में देखा जाए तो ये हो जाएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक समाज की जो है स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यानी भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कि भारतीय सेवक समाज जिसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहते हैं उसकी स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। अब गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक और बात याद रखना है दोस्तों कि ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ना, गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यही थे गोपाल कृष्ण गोखले। और भारत सेवक समाज की स्थापना जो है यही गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। अब आगे आते हैं। अब है रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ऐसा कहा? तो ऐसा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा। रजनी पामदत्त ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। ठीक है, किसके बारे में कहा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अब है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? तो 1906 के बाद। 1906 के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आ गया था। 1906 के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आ गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे? निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे?
तो ये हो जाएगा अरविंद घोष, ये हो जाएगा अरविंद घोष। यानी कि अरविंद घोष जो हैं कांग्रेस के नेता थे और वो गरम दल से संबंधित थे। बाकी एस.एन. बनर्जी हों, दादा भाई नारोजी हों या फिर गोपाल कृष्ण गोखले हों, ये सभी के सभी जो है नरम दल से थे। सिर्फ अरविंद घोष जो है वो गरम दल के नेता थे। और दादा भाई नारोजी को जो है दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल नामक जो पुस्तक है वो भी दादा भाई नारोजी का ही था। अब गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में तो जान ही लिए थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी यही गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और साथ ही साथ जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी जो है यही गोपाल कृष्ण गोखले निकाले थे। अब है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1906। 15 अगस्त 1906 को जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1906 को जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरमदलीय के तौर पे नहीं जाना जाता था? राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको जो है नरमदलीय के तौर पे नहीं जाना जाता था? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रीय आंदोलन में जो है बाल गंगाधर तिलक को नरमदलीय के तौर पे नहीं जाना जाता था। बाकी दादा भाई नारोजी हों, एम.जी. रनाडे हों या गोपाल कृष्ण गोखले हों, इन सभी को जो है नरम दल से जाना जाता है। ये सभी नरम दल के थे। सिर्फ बाल गंगाधर तिलक जो है ये गरम दल से थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो ये हो जाएगा राजवाम मध्य आंदोलन। राजवाम मध्य आंदोलन जो है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? यानी कि शेर पंजाब के नाम से जो है कौन जाने जाते थे? शेर पंजाब के नाम से कौन जाने जाते थे? इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। यानी शेर पंजाब के नाम से जो है लाला लाजपत राय को जानते थे। शेर पंजाब के नाम से जो है लाला लाजपत राय जाने जाते थे। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो ये हो जाएगा बी.डी. सावरकर। ये हो जाएगा बी.डी. सावरकर। ठीक है दोस्तों, ये जो अभिनव भारत नामक सोसाइटी थी इसकी स्थापना बी.डी. सावरकर ही किए थे। ठीक है दोस्तों, अभिनव भारत नामक जो सोसाइटी थी, अभिनव भारत नामक जो संगठन थी, उसकी स्थापना यही बी.डी. सावरकर किए थे। खुदीराम बोस ने किस वर्ष में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या करने की कोशिश किए थे? खुदीराम बोस ने किस वर्ष में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या करने की कोशिश किए थे? तो यह आंसर हो जाएगा 1908। यानी कि 1908 ईस्वी में जो है खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या करने की कोशिश किए थे। इस डेटवा को याद रखना है दोस्तों, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, तो खुदीराम बोस जो हैं मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या करने की कोशिश जो है 1908 ईस्वी में किए थे। ठीक है, और दोस्तों मुजफ्फरपुर तो सब जानवे करते हैं बिहार में कहाँ है, क्योंकि ये सेशन बिहार के लिए है, तो बिहार के बच्चों को तो अच्छे से पता है बिहार में ही मुजफ्फरपुर है। और दोस्तों ये खुदीराम बोस के नाम पे जो है बिहार में एक स्टेशन भी है। ठीक है, इसी खुदीराम बोस के नाम पे जो है बिहार में एक स्टेशन भी है। किस जिला में है? तो बिहार के समस्तीपुर जिला में जो है, समस्तीपुर स्टेशन से आगे बढ़िएगा ना बरौनी जंक्शन के तरफ, तो आपको समस्तीपुर के 1-2 स्टेशन के बाद ही जो है खुदीराम बोस के नाम से जो है स्टेशन भी दिखेगा।
खुदीराम बोस पूसा करके स्टेशन का नाम है। ठीक है दोस्तों, अभी ये खुदीराम बोस स्टेशन जो है अभी काफी हाईलाइटेड स्टेशन है। क्यों हाईलाइटेड स्टेशन है? तो यहाँ पे रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव वो यहाँ पे आए थे, यही खुदीराम बोस स्टेशन पे। अभी कुछ पूजा हुई है यहाँ पे, और कुछ जो है लंबा प्रोजेक्ट बनने वाला है, ओवर ब्रिज टाइप का कुछ स्टेशन का भी डेवलपमेंट होने वाला है। तो खुदीराम बोस स्टेशन के बारे में आप लोग एक ओवरव्यू देख लीजिएगा कि वहाँ पे क्या सब डेवलपमेंट होने वाली है। हो सकता है कि बिहार स्पेशल करेंट अफेयर से क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, ठीक है, इसलिए इसमें जो है इतना डिटेल्स में बता दिए इसके बारे में। अब आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो ये हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया जो है एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो है एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। बाकी द हिंदू हो, बंगाली हो, दी महर्ता हो, ये सभी के सभी जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो ये हो जाएगा यंग इंडिया। ये हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई पत्रिका नहीं थी। यंग इंडिया जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई पत्रिका नहीं थी। बाकी संध्या हो, युगांतर हो या फिर गदर हो, ये सभी के सभी जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। और जो क्रांतिकारी गतिविधि से जो पत्रिका नहीं जुड़ी थी उसका नाम है यंग इंडिया। यंग इंडिया किसका पत्रिका है? यंग इंडिया किसका पत्रिका है? तो महात्मा गांधी जी का। यंग इंडिया किसका पत्रिका है? तो महात्मा गांधी जी का। ठीक है, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, ये सभी तो गांधी जी के ही तो पत्रिका हैं। आगे आते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसरवा देखिए, राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू है तो जी सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएंगे। केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा संपादक किया गया था। हिंदुस्तानी जो है गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा था संपादित किया गया था। सुधारक जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा संपादक किया गया था। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए ताकि दिमाग में याद हो जाए। द हिंदू है जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी है बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। आगे आइए, अब स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था दोस्तों, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था दोस्तों, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। अब है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी जो है किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। इसका आंसर हो जाएगा मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। ठीक है, भारतीय क्रांति की जननी जो है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को जो है कहा गया था। मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा कहां फहराया था? मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा जो है
कहाँ फहराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टुटगार्ट। इसका आंसर हो जाएगा स्टुटगार्ट। यानी मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता का तिरंगा जो है स्टुटगार्ट में फहराया था। कब फहराया था? तो 1907 ईस्वी में। अगर दोस्तों हम सही हैं तो 1907 ईस्वी में जो है फहराया गया था। ठीक है, ऐसा ही कुछ है, 1907 ही है, देख लीजिएगा आप लोग, कंफ्यूजन में ना रहिए, 1907 ही है शायद। तो मैडम कामा जो है भारत की स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा जो है 1907 में स्टुटगार्ट में फहराए थे। हाँ 1907 तो है, देख लीजिए 22 अगस्त 1907 कंफर्म हो लीजिए। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में जो है इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये हो जाएंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा। यानी लंदन में जो है इंडिया हाउस के जो संस्थापक थे वो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। तो ये कहा गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहे थे कि विभाजन जो है हमारे ऊपर बम की तरह गिर गया है। ठीक है, बंग भंग के बाद जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये जो है स्वदेशी आंदोलन था। बंग भंग के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बंग भंग के बाद जो है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। और ये स्वदेशी आंदोलन जो है कब हुआ था? ये स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बंग भंग आंदोलन को जो है बंगाल विभाजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बंगाल विभाजन जो हो रही थी दोस्तों, बंगाल विभाजन जो आंदोलन थी उसे ही जो है बंग भंग आंदोलन के नाम से जानते हैं। और यही बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन हुई थी उसी आंदोलन का नाम जो है स्वदेशी आंदोलन है। तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी में जो है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था बंगाल विभाजन के खिलाफ। अब है कि बंगाल विभाजन आ गया तो बंगाल विभाजन से रिलेटेड 2-3 को डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को इसी में कंफ्यूजन रहता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले पूछेगा कि बताइए बंगाल विभाजन अब होगी, इसकी मतलब घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन होगी इसकी घोषणा कब की गई थी? तो कहीं कहीं पे आपको दिखेगा 19 जुलाई 1905 और कहीं कहीं पे दिखेगा 20 जुलाई 1905। तो ठीक है, तो 19 या 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से लागू कब हो गया? तो 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 से जो है बंगाल विभाजन लागू हो गया। और यही बंगाल विभाजन के खिलाफ जो है 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। आइए फिर आगे, बंगाल विभाजन जो है किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? बंगाल विभाजन जो है किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो ये हो जाएगा 1911। ये हो जाएगा 1911। वर्ष 1911 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। वर्ष 1911 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अब है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव। 1 मिनट दोस्तों, नॉइज को ठीक किया जाए। बगल में जो है दोस्तों थोड़ा वो काम चल रही है तो साउंड में हल्का दिक्कत रहेगी, आप लोग मैनेज कर लीजिए इसे। तो यही है
कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? ठीक है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना। स्वशासन सुनिश्चित करना। स्वशासन मतलब जो है होता है खुद का शासन, सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस, स्वशासन का मतलब जो है वो होता है खुद का शासन, यानी कि सेल्फ गवर्नेंस। तो कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में जो पारित किया था, इस प्रस्ताव का उद्देश्य जो है स्वशासन सुनिश्चित करना था, यानी खुद का शासन सुनिश्चित करना था। 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो उपरोक्त सभी, यानी कि कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियां, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी। अभी दोस्तों 70 क्वेश्चन और करना है। 70 क्वेश्चन जो है और करना है। ठीक है, तो हमको जो है अपना स्पीड अप बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो सेशन हो जाएगा लंबा। ठीक है, 1 घंटा के अंदर जो है इस सेशन को फिनिश कर देना है, जिसमें कि आधा घंटा जो है हो चुका है। तो स्पीड अप बढ़ाते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये किसने लिखा? तो डब्ल्यू हंटर ने लिखा, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ठीक है, आगे आते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में। 1924 ईस्वी में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 1924 ईस्वी में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अब है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो ये हो जाएगा 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अब है कर्नल वायली की हत्या के लिए किसे मृत्यु दंड दिया गया था? कर्नल वायली की हत्या के लिए जो है किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो ये हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा को जो है कर्नल वायली की हत्या के लिए मृत्यु दंड दिया गया था। मदन लाल ढींगरा को जो है कर्नल वायली की हत्या के लिए मृत्यु दंड दिया गया था। अब है भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष में पेश किया गया था? भारत में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष में पेश किया गया था? तो ये हो जाएगा 1919। ये हो जाएगा 1919। भारत में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919 में पेश किया गया था। भारत में जो है दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919 में पेश किया गया था। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? यानी कि पूछ रहा है, बताइए न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने लिखा? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने लिखा? तो अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने दोस्तों न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख लिखी थी। ठीक है, अरविंद घोष के द्वारा जो है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लिखा गया था। अब है काकोरी ट्रेन डकैती केस में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती केस में जो है किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान।
काकोरी ट्रेन डकैती केस में जो है किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो ये हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान। अब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित की गई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। HSRA की स्थापना यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है भगत सिंह के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बाजू एक कातिल में है। निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने लिखा है? सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बाजू एक कातिल में है। तो ये लिखा गया था बिस्मिल के द्वारा। ये लिखा गया था बिस्मिल के द्वारा। आगे आते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है कब फांसी दी गई थी? तो इसका आंसरवा जो है वो हो जाएगा 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी दी गई थी। दोस्तों इस डेट को याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार जो है इस डेट से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आते हैं। अब सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 वर्ष से थोड़ा अधिक थी। 21 वर्ष से थोड़ा अधिक थी। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 वर्ष से थोड़ा अधिक थी। ईस्वी 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1913 में जो है पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। यानी कि 1913 ईस्वी में जो है पटना में अनुशीलन समिति की एक ब्रांच की स्थापना जो है सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। यानी कि 1913 में पटना में जो है अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। यानी कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। अब है निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। यानी कि गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। यानी कि गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। दोस्तों गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो हो जाएगा प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है प्रथम महायुद्ध का शुरू होना था। अब है गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था दोस्तों
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध घोषणा किसने की? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध घोषणा जो है किसने किया? तो यह प्रसिद्ध घोषणा श्री राजगोपालाचारी ने किया। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध घोषणा जो है श्री राजगोपालाचारी ने किया था। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आर दास। इसका आंसर हो जाएगा सी आर दास। यानी इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी? सी आर दास। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक जो है किसने लिखी? सी आर दास। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अनहैप्पी इंडिया नामक के पुस्तक लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक जो है लाला लाजपत राय हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं लाला लाजपत राय हैं। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो हैं लाला लाजपत राय हैं। 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नारोजी। 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जो हैं दादा भाई नारोजी थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खान ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आगा खान के द्वारा किया गया था। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की? 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग हो। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की? तो मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचक का एक वर्ग हो। अब पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में पेश की गई? पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है किस अधिनियम में पेश की गई? तो 1909 के अधिनियम में। 1909 के अधिनियम में जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है पेश की गई थी। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? निम्नलिखित में से किसका योगदान जो है होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो ये हो जाएगा टी.एस. अलकॉट। टी.एस. अलकॉट का योगदान जो है होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। टी.एस. अलकॉट की योगदान जो है दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। अब किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें? किस अधिवेशन में जो है होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का जो है सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये था कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का जो है सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। अब है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? तो 1917 में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? तो 1917 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इस देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्यों? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। तो होम रूल आंदोलन जो है कौन चलाया था? तो होम रूल आंदोलन जो है दो लोग चलाए थे। एक जो है आपका एनी बेसेंट चलाई थी और दूसरा जो है बीजी तिलक चलाए थे।
ठीक है। अगर पूछ दे एग्जाम में, बताइए बिहार से जो है होम रूल आंदोलन में किसका नेतृत्व था, बिहार में किसका होम रूल आंदोलन चला था, तिलक वाला या एनी बेसेंट वाला? तो बिहार में जो है एनी बेसेंट वाला होम रूल आंदोलन चला था। ठीक है, आगे आते हैं। बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? यानी बंगाल विभाजन जो हो रही थी, तो बंगाल विभाजन न हो इसलिए जो है कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन। यानी बंगाल विभाजन के खिलाफ जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। बंगाल विभाजन के खिलाफ जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली काल में जो है महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल थे। नोआखली काल में जो है महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल थे। ठीक है दोस्तों, और गांधी जी के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। तो गांधी जी का जो है पहला जो है कौन सा आंदोलन था? तो गांधी जी का पहला जो आंदोलन था वो चंपारण आंदोलन था। चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था? तो अपने ही बिहार के चंपारण में हुआ था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो 1917 में हुआ था। गांधी जी का यही जो है पहला आंदोलन था, चंपारण आंदोलन। गांधी जी को चंपारण आने के लिए कौन आमंत्रित किया था दोस्तों? किसने गांधी जी को बुलाया था कि आइए चंपारण, यहाँ पे देखिए नील कृषकों को जो है बहुत समस्या हो रही है? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जाकर के गांधी जी से विनती किया कि आइए बिहार में जो है चंपारण में नील किसान को जो है बहुत दिक्कत हो रही है, इसका समस्या जो है सॉल्व करने में मदद कीजिए। तो राजकुमार शुक्ल जो है लखनऊ चल गए थे। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, उस अधिवेशन में चले गए लखनऊ, और वहां से जो है महात्मा गांधी को बुला के फिर लाए। तो 1917 में जो चंपारण का सत्याग्रह हुआ दोस्तों। ठीक है, तिनकठिया के प्रति जो है चंपारण आंदोलन था। अब आगे आते हैं। एक बात और भी जान लीजिए, महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से पढ़ाई लिखाई करके जो है, दक्षिण अफ्रीका से पढ़ाई लिखाई करके जो है 1915 में जो है भारत वापस आए थे। और जिस दिन महात्मा गांधी भारत वापस आए, तो उसी 9 जनवरी को जो है भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में जो है जाना जाता है। आगे आते हैं दोस्तों। अब है निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो है वो चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, तो महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह था। अब है गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? तो सामलदास कॉलेज भावनगर। सामलदास कॉलेज भावनगर में जो है गांधी जी ने पढ़ाई लिखाई की थी। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का उपयोग किया था? निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का उपयोग किया था? तो ये हो जाएगा चंपारण। यानी कि चंपारण आंदोलन जो है गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का उपयोग किया। ठीक है, सविनय अवज्ञा, लेकिन यानी कि आपका आज्ञा जो है हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यही चंपारण आंदोलन में जो है सविनय अवज्ञा का उपयोग जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। किस यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। ये राजकुमार शुक्ल थे, और ये राजकुमार शुक्ल जो है कांग्रेस का जो है लखनऊ में अधिवेशन चल रहा था। कांग्रेस में 1916 ईस्वी में लखनऊ में अधिवेशन चल रहा था, तो वही कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है राजकुमार शुक्ल लखनऊ चले गए, और वहां से जो है गांधी जी को जो है अवगत कराए कि देखिए यहाँ पर जो है बिहार में चंपारण में यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा जो है किसानों को शोषण किया जा रहा है। यह बात कह के जो है राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को
अवगत कराएं इस बात से, इस मैटर से। और फिर गांधी जी 1917 में चंपारण आए और फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ। ठीक है, आगे आते हैं। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? तो इसका आंसर जो है राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। इसका आंसर जो है राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। और दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन आपको बहुत कम ही जगह दिखेगा इस गांधी जी से रिलेटेड और इस चंपारण आंदोलन से रिलेटेड। अगर सिविल सर्विसेज, अगर बीपीएससी पीसीएस वाला अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, जिससे एसडीएम डीएसपी सब बनते हैं, तब तो आपको पता होगा, क्योंकि उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी जब चंपारण आंदोलन कर रहे थे तो उनकी जान को खतरा जो था, तो उनकी जान को वहां पे किसने बचाया? तो बत्तख मियाँ। बत्तख मियाँ वाला क्वेश्चन जो है पीसीएस में 2 बार पूछा गया है। महात्मा गांधी की जान जो है चंपारण सत्याग्रह में किसने बचाई? तो बत्तख मियाँ ने। बत्तख मियाँ वाला क्वेश्चन जो है आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। हालांकि ये आपका जो एससीईआरटी किताब होता है ना, बिहार बोर्ड में जो चलता है, उस किताब में जो है इस बत्तख मियाँ के बारे में दिया गया है। अब बाकी आपको लुसेंट उसेंट में कहीं ना दिखेगा। आगे आते हैं। अब गांधी जी ने भारत में पहले सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में पहले सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो चंपारण सत्याग्रह में। गांधी जी ने भारत में पहले सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने की? तो दीनबंधु मित्र ने। यानी कि नील दर्पण जो नाटक था उसका रचना किसने किया? तो दीनबंधु मित्र ने। यानी नील दर्पण जो प्रसिद्ध नाटक था उसकी रचना किसने किया? तो दीनबंधु मित्र ने। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो ये हो जाएगा वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह में जो है गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना जो है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग जो है अमानत रखा जाता था? तो ये हो जाएगा 3/20। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग जो है अमानत रखा जाता था? तो ये हो जाएगा 3/20। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। बाकी जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी जो है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद ने। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। यानी एटक 1920 के प्रथम अध्यक्ष जो हैं लाला लाजपत राय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एमएन रॉय था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एमएन रॉय था। और दोस्तों ये एमएन रॉय जो है 1925 में जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना भी किए थे, कुछ ऐसा करके था। अब बिहार के बेगूसराय जिला से जो है एमएन रॉय बिलोंग करते हैं, ऐसा कहीं पे पढ़ा था हमने। ठीक है, आगे आते हैं। अब
भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन जो है किस अधिनियम से हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। और 1919 में जो है रॉलेट एक्ट लाया गया था और इसमें जो है आपसे बिना पूछे जो है आपको अरेस्ट कर लिया जाता था। ठीक है, आगे आते हैं। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ हुआ? तो रॉलेट सत्याग्रह। जालियांवाला बाग नरसंहार जो है किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ? तो रॉलेट सत्याग्रह। भारत में रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो 1919 में। भारत में रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो 1919 में। जालियांवाला बाग प्रदर्शन में के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? क्योंकि किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जो है जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों त्याग दी? तो जालियांवाला बाग घटना के कारण। सर माइकल ओडायर की 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उधम सिंह के द्वारा। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है तो जालियांवाला बाग त्रासदी से। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं था? महात्मा गांधी। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया वह किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो सबसे पहले जो है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, फिर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया जाना, फिर गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन करना, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी करना। अब है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है स्थित है। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दे दिया? तो बिहार और उड़ीसा। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। स्वराज पार्टी का गठन किसकी विफलता के बाद किया गया था? तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो चित्तरंजन दास हैं। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेंस बर्डन कहा जाता है। किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में पहली बार आया? तो 1928 में। साइमन कमीशन किस वर्ष जो है भारत में पहली बार आया? 1928 में। तो इसका आंसर ही निकल गया, तो देख लीजिए आंसर पे। नेहरू रिपोर्ट का गठन जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था लाना। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 था, उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 है उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1930। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा उठाया गया था? कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का नारा उठाया गया था? तो ये हो जाएगा लाहौर अधिवेशन।
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का नारा उठाया गया था। अब है 1933 में कौन समाजवाद का समर्थक बना और ब्रिटिश शासन रियासतों, जमींदारों और पूंजीवाद को जो है उखाड़ फेंकना चाहता था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। अब हम मिलते हैं कल की क्लासेस में। दोस्तों जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।